हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिवांतु स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। और आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना का जो विचार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है ये हम ध्यान देंगे। भाषा, प्रस्तावना की भाषा को हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। दोस्तों देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी में संविधान सभा ने प्रस्तावना बोलिए या आप बोलिए उद्देशिका, दोनों एक ही है, प्रस्तावना को पारित किया। दोस्तों, जब यह पारित हो गया तो दो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा था। प्रथम व्यक्ति को हम ध्यान देंगे। इनका नाम था N.A. पालकीवाला। दोस्तों, ये जो व्यक्ति थे N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो दूसरे व्यक्ति थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। दोस्तों, इन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। इन्होंने, आप लोगों को पता होगा कि अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ये जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने ही कहा था दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को। अगर हम अब बात करें प्रस्तावना की तो हम देखेंगे हमारा प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से, ये सब से शुरू होता है। हम भारत के लोग का मतलब है भारत की जनता। और इस शब्द को हम भारत के लोग, इसे UNO के चार्टर से लिया गया है। दोस्तों, ध्यान देंगे, अमेरिका के संविधान में भी लिखा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। और UN के संविधान में भी लिखा हुआ है, चार्टर में लिखा हुआ है। UN के चार्टर होता है, इसलिए चार्टर में, UN के चार्टर में लिखा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ UNO। दोस्तों, इस शब्द को हम लोगों ने UNO से लिया है, न कि अमेरिका के संविधान से। इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हमारे संविधान में भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी भी लिखते हैं इसको, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। पहले हम इन शब्दों पर विचार करेंगे। दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की हम बात करें तो देखेंगे भारत का नहीं, देश का लिखते, देश का कोई भी फैसला आंतरिक हो या बाहरी, कौन लेंगे? फैसला भारत के लोग लेंगे। अर्थात देश का कोई भी फैसला आंतरिक हो या बाहरी हो, ये भारत के लोगों द्वारा लिया जाएगा, अर्थात भारत की सरकार द्वारा ली जाएगी। और ध्यान देंगे यहाँ समाजवादी, देखिए समाजवाद कल्याणकारी समाज ही समाजवाद है। दोस्तों समाजवाद एक ऐसी समाज की कल्पना करता है जो वो चाहता है समाजवाद कि हम ऐसी समाज का निर्माण करें जो नागरिकों के या समाज की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। दोस्तों ये जो हमारा भारतीय समाजवाद है, यह गांधी और नेहरू के विचार से प्रभावित है। ध्यान देंगे पंथनिरपेक्ष की हम बात करें तो देखेंगे कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, यह पंथनिरपेक्ष कहता है। लेकिन लोगों का निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की, तो पंथनिरपेक्ष धर्म को मानने और धर्म को न मानने की बीच की सिचुएशन है, यानी बीच की स्थिति है दोस्तों। और धर्मनिरपेक्ष जो है वो धर्म को न मानना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, अर्थात धर्म को नकार देता है धर्मनिरपेक्ष। जैसे चाइना के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दोस्तों लोकतंत्र की बात की जाए तो जनता का शासन जनता के लिए भी आप बोल सकते हैं, जनता का शासन जनता के लिए। और गणराज्य की हम बात करें तो गणराज्य का मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया हो और वह शासन लोगों के द्वारा चुना गया हो। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे शासक वंशानुगत नहीं हो, अर्थात देश का मुखिया जो होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे और वे एक निश्चित समय के लिए कार्य करेंगे। दोस्तों आगे ध्यान देंगे, हमारा जो देश भारत है इसके दो मुखिया होते हैं, मान के चलिए तो शासक मुखिया ही कहलाता है लगभग,
आप बोल सकते हैं। तो देखेंगे जो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो पद है हमारे देश में, ये दो मुखिया की पद हो गया दोस्तों। इन दोनों पद का जो चुनाव होता है हमारे देश में, वो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नागरिक जो हमारे देश के हैं, भारत के, ये डायरेक्ट पीएम या प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, ये संसद द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए संसद प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं नागरिकों द्वारा, और संसद द्वारा चुने जाते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत की जो सरकार है वो अप्रत्यक्ष सरकार बनती है भारत में। और बात की जाए हमारी प्रस्तावना जो है वो न्याय की बात करती है। न्याय, तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, आप ध्यान देंगे। पहला सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, और दूसरी की बात करें तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरी की हम बात करें तो राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय दोस्तों, गणराज्य जो शब्द है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और इसके जगह पर एक शब्द और यूज में आता है, आप ध्यान देंगे, गणतंत्र। गणतंत्र दोस्तों, इसका भी मतलब यही होता है, या आप इस तरह से गणतंत्र को समझे मुखिया, जो देश का मुखिया होगा, यह जनता द्वारा, मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा। चुना जाएगा दोस्तों। इन सारे शब्दों को रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति से लिया गया है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को। अब आगे बात करें तो हमारी प्रस्तावना जो है यह स्वतंत्रता की बात करती है स्वतंत्रता की। दोस्तों, प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, आप देखेंगे। पहला विचार, आप कोई विचार बना सकते हैं। दूसरा अभिव्यक्ति अर्थात आप बोल सकते हैं। तीसरा विश्वास, आपको जिस पर मन है उस पर विश्वास कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। और चौथा की बात करें, धर्म, कोई भी धर्म अपना सकते हैं या नहीं भी अपना सकते हैं। और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, और इन स्वतंत्रता को लिया गया है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब आगे बात करें तो हमें समता की बात दिखाई देती है। समता, इसे हम लोग समानता ही बोलते हैं। समानता, ध्यान देंगे, समता या समानता। हमारा प्रस्तावना जो है यह 2 तरह की समता की बात करता है। एक प्रतिष्ठा और दूसरा एवं अवसर की समता की बात करता है। अवसर की समता अर्थात नागरिकों को एक समान प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त होंगे। और तीसरी की बात आगे बात की जाए तो हम देखेंगे व्यक्ति की गरिमा, और आगे देखें तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता,
अखंडता। और एक लास्ट शब्द है बंधुता। बंधुता दोस्तों, बंधुता को हम देखें तो ऐसी ऐसी भावना का, अर्थात भारतीय नागरिकों में ऐसी भावना का विकास करना जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कायम रखे। ये बंधुता का मतलब है दोस्तों। इसके आगे हम लोग बात करें इससे पहले आप ध्यान देंगे, ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये स्रोत है। स्रोत के रूप में हम इसे ले सकते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह हमारे संविधान को शक्ति हम भारत के लोग से ही प्राप्त होती है, अर्थात भारत की जनता से प्राप्त होती है। और ये जो शब्द यहाँ से लेकर के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये हमारे प्रस्तावना की स्वरूप है। स्वरूप, इसे हम लोग प्रकृति बोल सकते हैं। प्रस्तावना को प्रस्तावना की प्रकृति भी बोल सकते हैं, इन सारे शब्दों को प्रकृति। और ये जो शब्द हैं यहाँ से लेकर के बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता अर्थात सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता से लेकर के बंधुता तक, ये उद्देश्य है हमारे प्रस्तावना की। उद्देश्य है। अगर हम बात करें इससे आगे की तो देखेंगे, हम भारत के लोग एक ऐसा देश का निर्माण करना चाहते हैं जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा, जिसमें नागरिकों को मिलेगा भाई न्याय मिलेगा, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता। और यहाँ देखेंगे समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा में अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कायम करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया जाता है। यह है शब्द, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे शब्द यूज किया जाता है। इसके आगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और एक शब्द और यूज करता है यहाँ पर, अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये जो शब्द यूज हो रहे हैं तीनों के तीनों का मतलब एक ही है। संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है, इसका मतलब यही है। और ध्यान देंगे यहाँ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया, अर्थात भारतीय संविधान को भारत में लागू किया गया। ध्यान देंगे
और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन को। इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। दोस्तों आगे बात करेंगे प्रस्तावना की। दोस्तों हम बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन। उद्देशिका में संशोधन तो दोस्तों प्रस्तावना या उद्देशिका में जो संशोधन है ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान देंगे इसके बारे में, आप दो केस को याद रखेंगे मुख्यतः। प्रथम बेरुबारी संघवाद 1960 ईस्वी 1916 AD। ध्यान देंगे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद या विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। जब यह अंग ही नहीं है संविधान का तो संशोधन क्या होगा। तो दूसरा जो केस था वो देखेंगे केशवानंद भारतीवाद केरल। ये जो केस था 1973 में ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुच्छेद का उपयोग किया। अनुच्छेद 137 ये जो आर्टिकल है इसका उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन था, जो बेरुबारी संघवाद में प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसे यहाँ पर बदल दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए। क्योंकि आपको पता होगा अनुच्छेद 137 के तहत न्यायालय को मिला हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसीलिए यह इसका उपयोग करते हुए इसने अपना डिसीजन बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है क्योंकि भाषा संविधान की भाषा जहाँ संदिग्ध है वहाँ प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मदद करता है भाई, इसीलिए यह संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कहा कि प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, प्रस्तावना को आत्मा संविधान का आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक बात को थोड़ा, प्रस्तावना
संविधान की कुंजी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। दोस्तों, आप ध्यान देंगे, यह डिसीजन आया 1973 में, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब यह इसको कह दिया था तो संसद या विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, यह बात कही गई। लेकिन संसद प्रस्तावना में ऐसी संशोधन नहीं कर सकती है जिससे प्रस्तावना का स्वरूप ही बदल जाए। देखिए, संसद या विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस प्रकार का संशोधन संसद नहीं कर सकती है जिससे प्रस्तावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, या नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे प्रस्तावना में मजबूतीकरण आए। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1973 में यह डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और ध्यान देंगे आप, आते ही इसके 3 साल बाद 1976 ईस्वी में, अर्थात 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन किया गया भाई। और इस संशोधन जो है यह जो हुआ प्रस्तावना में हुआ, प्रस्तावना में किया गया, और यह आज तक का प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। आप इन शब्दों को याद रखेंगे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द था ये था अखंडता। ये जो 2 शब्द है आप देख रहे हैं, ये जो 2 शब्द, ये शब्द 19 हो गया दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, इन दोनों शब्दों को 1946 में अर्थात 1946 ईस्वी में केटी शाह ने मूल प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों को जोड़ने का विचार दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध के कारण इसे उस समय नहीं जोड़ा गया, और 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करें, ज़रूर करें।